गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। ये हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट होने वाला है। पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर बचा है, फिर हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके बाद हम 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे या फिर ज्योग्राफी की स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले हमने नगर प्रशासन पढ़ा था, अब लास्ट चैप्टर बचा है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। जो हमने फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा था विविधता, उसके बारे में बात हो रही है। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरह उनके महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि गाँव के लोगों को किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी जीविका चलानी पड़ती है। पहले 2 पाठों में यहाँ भी हम इसी पड़ताल में करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए अवसर उपलब्ध हैं या नहीं है, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वो किन समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं, ये देखेंगे हम इस पार्ट में। इस पिक्चर्स के थ्रू हमें बताया गया है कि लोग अपने जीवन को चलाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, तो कोई ज़मीन खोद रहा है, कोई दीवार बना रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई किराने की दुकान लगा के बैठा है। तो ये अलग अलग तरह के व्यापार कर रहे हैं लोग। कोई खेती कर रहा है, तो कोई सब्ज़ी अलग से ख़रीद के बेच रहा है। इस पिक्चर्स में सब कुछ बताया गया है। अब एक गांव की कहानी है, कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू, जहां लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी आदि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। जहां कुछ दुकानदार और व्यापारी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है, जिसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, तथा जो 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की है, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम में नाश्ते में बोड़ा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके पास घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर मिलती है। गांव के 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गाँव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है। सिंचित ज़मीन पर मुख्य धान की खेती होती है, जहाँ परिवार की खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल की काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले मैं भी मायके में धान के खेतों में मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम और निराई के लिए बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र में थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर ली थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन में 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी का रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ ही आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि वो काम होने के बाद मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँवों से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में खेतों से कीड़ों की दवाई छिड़कता है। वह खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी के बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से लाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर के सबसे
सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, दूसरी औरतों के साथ जंगल जाकर लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मदद करता है। अब इसमें कुछ मंथ का पिक्चर्स दिया हुआ है, जहाँ पे बीड़ा बनाना होता है, रोपाई करना, निराई करना, कटाई करना, कौन से महीने में कौन सा काम किया जाता है वो बताया हुआ है। ये एक मतलब जीवन की आजीविका के बारे में लेक्चर है, इसलिए एक तुलसी नामक औरत है, वो अपने बारे में बता रही है कि मतलब उसका कैसे काम चलता है, क्या काम करती है, कैसे रहती है। आगे पढ़ते हैं। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती। पिछले साल एक बीमार पड़ गई थी, उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज में रामलिंगम से उधार लिया और उस उधार को चुकाने के लिए अपनी गाय बेचनी पड़ी। अब ये कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4, इसको करने की कोशिश करना। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को बहुत सारा समय यानी जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों को कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। हमने तुलसी के बारे में और उसके पति के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम शेखर के बारे में। शेखर क्या कह रहा है? हमें ये धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी भी फसलों की कटाई पूरी की। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। तुलसी के पास कोई ज़मीन नहीं थी, शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों से मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों की कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मैं थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचता हूँ। अगर बाजार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाए, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है और जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत में 60 बोरी धान निकलेगा। इसमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी मैं घर में लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने का ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करने की मैं उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ों खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें अपने पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया और कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या भी कर ली। एक क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, इनको भी करने की कोशिश करना। अपने मतलब मन में सोचना, इसको विचार करना। जो हमने पार्ट पढ़ा है उसी में ये आंसर्स मिलेंगे। अब है रामलिंगम और करूथम्मा, ये कौन है तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है, जो बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने अपना कुछ पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू के आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों और व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत में खेतिहर मजदूर और किसान, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह ही खेतिहर मजदूर हैं। शेखर की तरह छोटे छोटे किसान हैं। रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 परिवार ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही बड़े पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों को यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाना इत्यादि। इस पार्ट को हम यहीं तक रहने देते हैं।
इसके आगे का मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि एक वीडियो में हमने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही आप दूसरी सभी पार्ट की वीडियो देखकर और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इस पार्ट को हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2। उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए आप वीडियो देखें और अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल पर भी इसके PDF अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा। और एक हिस्ट्री की ओल्ड NCERT चल रही है, उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दी है। अगर वो अच्छा लगता है तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर कुछ हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने बायो में दे दी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी तरह की NCERT और उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स भी मैं उस पर अपलोड कर दूँगी। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।